जयपाल एक आम इंसान है जो दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाता है। जयपाल की पत्नी को कैंसर की बीमारी थी। उसकी इतनी हैसियत तो नहीं थी कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वो आखिर तक अपनी पत्नी को बचाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रहा था। गांव वालों से उधार मांग रहा था, लेकिन कोई उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि जयपाल के 3 बच्चे थे और 3 के 3 लड़कियां थी। मुझे गलत मत समझो जयपाल, तुम जरूरत पड़ने पर हमेशा मेरे खेत में मजदूरी करने के लिए आते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। लेकिन क्यों जमींदार जी? अगर आप कहोगे तो मैं सारी जिंदगी आपके घर बिना पैसे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ जयपाल, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो गांव वाले मुझे क्या समझेंगे? तुम्हारी 3 बेटियों में से एक भी बेटा होता तो मैं तुम्हें जरूर पैसा दे देता, इस उम्मीद में कि वो किसी दिन मेरा पैसा लौटा देगा। बेटियां कहाँ से लेकर दे सकते हैं पैसे? वो बात सुनकर चुपचाप उदास होकर वहाँ से चला जाता है जयपाल। कुछ दिनों बाद जयपाल की पत्नी की गुजर जाती है, लेकिन जयपाल उसके जाने का असर अपनी बेटियों पर नहीं होने देता है। वो अपनी बेटियों को बिल्कुल उनकी माँ की तरह प्यार करता है और उनकी हर बात सुनता है। बाद में खेल लेना बेटा, जल्दी से आकर खाना खा लो। मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो पिताजी। मैं आ रही हूँ, लेकिन अपने हाथ से नहीं खाऊंगी। इन बाप बेटियों के बीच के प्यार को जयपाल की माँ हर्षिनी देवी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हमेशा उन्हें ताने मारती रहती है। पता नहीं तुझे इन लड़कियों में ऐसा क्या नजर आता है। बर्तन साफ करने के अलावा किसी काम की नहीं होती है ये लड़कियां। अगर मेरा एक पोता होता तो तुझे पैसे मिल जाते और मेरी बहू आज जिंदा होती। आगे चलकर वो तेरी मदद करता और इस घर को नई पीढ़ी देता। माँ, अब फिर से शुरू हो गई, वो भी बच्चों के खाना खाने के समय पर। मेरी बेटियां जैसे भी है मुझे प्यारी है। अब आप चुप हो जाइए। कर ले, मुझे जितना चुप करना है कर ले, लेकिन एक दिन जब ये सारी अपने अपने घर चली जाएंगी, उस दिन तू भी चुप हो जाएगा। बात करने के लिए और देखने के लिए इन दीवारों के अलावा कोई नहीं होगा तेरे पास। ये बातें जयपाल को तकलीफ देती थी, लेकिन उसकी बेटियों को अपनी दादी को गलत साबित करने का जोश देती थी। जयपाल काम पर चला जाता है और तीनों बहनें स्कूल चले जाते हैं। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं और तीनों बहनें अपनी दादी की कड़वी बातें सुनकर बड़ी होते हैं। बड़ी बहनें प्रिया और जया कॉलेज में पढ़ते हुए पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। अब उनका कॉलेज खत्म हो गया है और दोनों अच्छी नौकरी कर रही है। चिट्टी अभी कॉलेज में है और वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन दादी आज भी वैसे की वैसे ही है। मेरे मना करने के बावजूद भी इन्हें पैसे बर्बाद करके पढ़ाता रहा। अब इनकी शादी की उम्र हो गई है और तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बेटियां अपनी मेहनत से पढ़कर आज अपनी ही मेहनत की वजह से ही
अपने पैरों पर खड़ी हुई है। आज वो एक इज्जत वाला काम करते हैं और उनकी 1 महीना की तनख्वाह मेरे पूरे साल की मजदूरी से भी ज्यादा है। वो बात सुनकर बूढ़ी दादी का मुंह बंद हो जाता है और कुछ दिन गुजारते हैं और जयपॉल अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर देता है। चिट्टी की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब जयपॉल को उसकी भी शादी करनी थी। इन्हें तूने तराश कर हीरा तो बना दिया, लेकिन मैंने कहा था ना, एक दिन तू अकेला पड़ जाएगा। बेटियां चाहे जैसे भी हो, लेकिन पराई ही होते हैं। बचपन से आप हर नुकसान का जिम्मेदार हम बहनें को भी बताती आई हो दादी, और हमने हर बार आपको गलत साबित किया है। और अब ये आखिरी बार और आखिरी बात होगी जब हम आपको गलत साबित करेंगी। मैं उसी समझदार इंसान से शादी करूंगी जो मुझे समझकर मेरे साथ मेरे पिता के घर में रहे। वो बात सुनकर दादी रोने लगती है और हर एक बात को याद करके अफसोस करने लगती है। तब जयपॉल अपनी माँ को समझाकर चुप करवाता है। सिर्फ मेरी ही नहीं माँ, किसी भी बेटियां किसी के लिए भी बोझ नहीं होती है। योजनपुर नाम के गांव में छोटूलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक किसान है और अपने खेत में खेती करके कमाए हुए पैसों में खुश रहता है। लेकिन उसकी बेटी लीला के बड़े ख्वाब है। उसे ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है। शहर में हर तरह की सहूलत होती है। ये सोचकर लीला हमेशा वहाँ जाने के सपने देखती है, इसीलिए बहुत मेहनत से पढ़ती है। पढ़ाई 4 लोगों के काम आनी चाहिए बेटा। शहर में अपनी सहूलत देख लोगी तो अपने गांव कब आगे बढ़ेंगे? मेरी बात मानो, यही रुक जाओ बेटा। क्या पिताजी, मैं अपनी सारी जिंदगी शहर और वहाँ की आराम जिंदगी के सपने देखते आई हूँ, और आप मुझे नहीं जाने की सलाह दे रहे हो? ऐसी बात नहीं है बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है पिताजी। मैं शहर जाकर रहूंगी बस। आप पैसों का इंतजाम करो। ये कहकर वहाँ से बाहर आते ही बाहर एक अनाउंसमेंट हो रही थी। अपने गांव जंगल के पीछे वाली गुफा में एक बहुत बड़ा जंगली जानवर रह रहा है। अगर वो गांव में आ गया तो बहुत से मौसम लोगों की जान ले लेगा। इसीलिए सरपंच साहब ने कहा है कि जो भी उसे मार गिराएगा उसे 10,000 इनाम में दिया जाएगा। जो बहादुर है वो सामने आओ। वो बातें सुन रही लीला, पिताजी सुन रहे हो? 10,000 इनाम है। इतने पैसे हमें मिलेंगे तो शान से शहर जा सकते हैं। इसीलिए आप जाकर उसे मार कर आओ पिताजी। वो काफी ताकतवर जानवर है बेटा, उससे मैं कहाँ लड़ सकता हूँ भला? ये नहीं हो सकता है। आप हमेशा ऐसा ही रहोगी तो मैं शहर कब जाऊंगी पिताजी? ये कहते हुए रोने लगती है लीला। उसका रोना देखकर चुप नहीं बैठ पाता छोटूलाल, इसीलिए ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए जंगल में जाकर उस जानवर से लड़ूंगा। मुझे तुम्हारी खुशी ही तो चाहिए। ये कहते हुए जंगल में जो गुफा है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो जानवर था वो बहुत ही बड़ा था। उसे देखने पर डर लगने लगता था। वो हर रोज अपने गले तक खाकर आराम से सो जाता था। अगर कोई उसकी नींद खराब करने की कोशिश करे तो उसकी जान लिए बिना नहीं छोड़ता था। उसे मारने के लिए निकला छोटूलाल को उस जानवर की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। वो बस अपने साथ एक भाला लेकर उसे मारने के लिए जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन उसे उन भालों से एक चींटी गुजारने जितना एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब वो भाले उस जानवर से टकराकर नीचे गिरते हैं, तब उनकी आवाज से वो जानवर उठ जाता है। इसीलिए
उसे बहुत गुस्सा आता है। इतने में एक और भाला फेंकने की कोशिश कर रहे छोटू को देखकर एकदम अचानक से अपने सींगों से छोटू को उछलकर उतनी दूर फेंकती है। अयो पिताजी! इधर मत आओ बेटा, खतरा है। छोटू लाल को वो जानवर अपने सींगों से मारते हुए थोड़ी दूर पर खड़ी लीला देख रही थी। अपने पिता को इतनी चोटें खाते हुए देखकर वो काफी दुखी होती है। ये जानवर वहाँ से जाने के बाद लीला अपने पिता को लेकर नीचे ऊपर गिरते पड़ते घर पहुँचती है। इतनी सारी चोटें लगने की वजह से छोटू लाल खटिया से नीचे तक उतर नहीं पा रहा था। आपको इतनी तकलीफ देने वाले उस जानवर को मैं नहीं छोड़ूंगी पिताजी। मैं उसे जान से मार दूंगी। नहीं बेटा, तुम उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ये हुआ है, तुम तो छोटी बच्ची हो, मत जाओ। उसके पिता की बात सुने बिना जिद करके उस गुफा के पास जाती है लीला। वहां पहुंचने के बाद लीला जानबूझकर उसे छेड़कर उठाती है। तब वो जानवर बड़े गुस्से में लीला की ओर देखता है। तभी एक बड़े पत्थर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तब वो सांड लीला को मारने के लिए उसकी ओर भाग कर आता है। वो सांड लीला के पास पहुंचने से कुछ देर पहले ही लीला वहां से हट जाती है और ये सांड जाकर उस पत्थर से टकरा जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तब लीला उसके सारे पैर बांधकर सरपंच साहब के पास ये खबर पहुंचाती है। तब वहाँ पर जमींदार भी आते हैं। ये लड़की होने के बावजूद भी तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है बेटा। शायद तुमसे ज्यादा साहसी कोई नहीं होंगी। ये लो तुम्हारे 10,000। ऐसी लड़की गांव में रहने सच्चा मेरे घर में होनी चाहिए। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? पहले मेरे पिता से पूछना होगा सरपंच जी। मैंने ये साहस इन 10,000 के लिए किया था। इन पैसों से शहर जाना चाहती हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। ये कहते हुए सारी बात बता देती है। जमींदार छोटू लाल से मिलकर शहर के बारे में उसके विचार जान लेता है और उसे गांव के बारे में समझाने के लिए पहले तो उसकी शादी करवा देता है। ठीक है बेटा, तुम अकेले ही शहर जाकर अपने 1 साल की पढ़ाई पूरी कर लो। अगर सब ठीक रहा तो तुम्हारे साथ वहाँ रहने के लिए मेरे बेटे को भेजूंगा। ठीक है ना? ये कहते हुए लीला को शहर भेज देते हैं और वो शहर में पढ़ने के लिए निकल जाती है। ऐसे वहाँ जाने के बाद लीला को पता चलता है कि गांव का वातावरण कितना अच्छा होता है। गांव वाले एक दूसरे के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। वहाँ शहर में हर तरफ पोल्यूशन, लोग एक दूसरे से बात तो चेहरे तक नहीं देखते हैं। गांव की अहमियत पता चलते ही लीला वहाँ 1 महीना भी नहीं रह पाती, इसीलिए घर लौटकर आती है। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी, मैं गांव की अहमियत को समझ नहीं पाई थी। यहाँ पर अकेली ही इतने बड़े सांड को मार गिरने वाली लड़की वहाँ पर किसी से मुंह खोलकर बात तक नहीं कर पाई। गांव ने ये साबित कर दिया है कि अपना गांव अपना ही होता है। मैं दोबारा कहीं भी जाने की बात भी नहीं करूँगी। लीला की बातें सुनकर सबको बहुत खुश होती हैं।